हेलो एवरीवन। ओ तो हम लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम और बर्नौली ट्रायल्स बाइनोमियल ट्रायल्स ये सारा पढ़ लिया था। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है टॉपिक का? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रटेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिलेबस इसका एडवांस में भी है। ओके, ये सिलेबस एडवांस में भी है। ब्लू कलर नहीं है क्या? ब्लू ये नहीं, ये क्या मिटता नहीं है? ब्लू देखो मिल रहा तो ठीक है, ब्लू देखो मिल रहा तो हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात नहीं, छोड़ना नहीं है एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में भी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल टॉपिक है। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का मैं यूज करूंगा। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैं कुछ एग्जांपल समझता हूँ, रटेगा। इतना कुछ खास मुझे स्टडी करानी नहीं है इसमें, रटेगा नहीं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लेते, फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसकी वजह से समझते हैं। एक एग्जांपल समझना मेरी बात, ठीक है ना। 3 cards are drawn. 3 cards are drawn. With replacement. Okay, with replacement from a deck of playing cards. Okay, playing cards समझ में आ गई बात। let capital X denotes the random variable of kings obtained समझ में आएगा, of kings obtained. Then draw probability distribution table. Then draw a probability distribution table, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ नहीं, बिल्कुल इसी फंडा है, समझना है तुम्हें। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 52 कार्ड्स में उसमें से कार्ड निकाल रहा हूं, वापस रिप्लेस कर रहा हूं। अब रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल है, तुम कोई किंग निकाल रहे हो, ये हो गया इवेंट, ड्राइंग का किंग। अब उस किंग में कितने टाइप्स किंग आ सकते हो सकता है तुम लोग कार्ड निकालो, कोई किंग ना आए हो, ठीक है ना। ओके, हो सकता है तुमने एक 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो, 3 कार्ड निकाले, 3 में से कोई भी किंग ना हो सकता है 3 में से 1 किंग हो, 3 में से 2 किंग हो, 3 में से 3 किंग हो, ठीक है ना। 3 के 3 किंग हो, तो ये क्या है? 0 किंग, 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग। ये क्या है? तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 0 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हर एक स्पेसिफिक केस के लिए प्रोबेबिलिटी अलग अलग आई है। तो ये क्या है, मैंने हर एक केस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सुनो, यहां पर ये मैं टेबल बनाता हूं, रटेगा नहीं। यहां पर लिख रहा हूं मैं x, यानी कि x मतलब इतने किंग आना, जैसे x और उसकी प्रोबेबिलिटी। पहले होने वाला x = 0, नो किंग आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। कोई भी किंग नहीं है, तो कोई किंग कितने 4, बाकी अगर कहीं से जा सकता है, तो यानी 48 C3 डिवाइड बाई 52 C3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? 3 कार्ड्स निकालने, 3 कार्ड में कोई किंग नहीं आना चाहिए। कोई किंग कितने? 4 किंग को हटा के बाकी कोई कार्ड आ सकता है, हटेगी। अब मैं बोल रहा हूं 1 किंग, ओनली 1 किंग, x = 1, तो 1 किंग, 4 में से 1 किंग। ओके, बाकी रिमेनिंग 2 कार्ड कहां जाएंगे? अदर कार्ड से। बाकी रिमेनिंग कितने? 48 कार्ड, 48 सॉरी, 1 कार्ड तो आ चुका है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कितने कार्ड? 4 में से 48 में से 52 में से 1 निकाल दिए, कितना बच गया? 51। ओके, लेकिन किंग को छोड़ के, तो रिमेनिंग कार्ड कितने? 47 C3 डिवाइड बाई, अच्छा ये 48 लिखो, 48 C2 डिवाइड बाई 52 C3। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? ये हो गया टोटल केस, ये हो गया फेवरेबल केस। फेवरेबल कैसे?
पहले एक क्या हो किंग, बाकी अदर क्या हो नो किंग। दो कार्ड कैसे होंगे, कोई किंग ना हो। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, दो किंग, तो 4c2 इंटू 48c1 डिवाइड बाई 58c3, 52c3। समझ में आ गई बात? क्यों? दो किंग आना चाहिए चार में, बाकी रिमेनिंग वन कार्ड नो किंग। और एक क्या बोल दे x इक्वल टू 3, यानी कि तीनों का तीनों किंग, तो 4c3 डिवाइड बाई 52c3। तो ये क्या आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक काम करो ना, एक मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी है इनका सबका सम निकाल रहा हूं, इन सब का सम निकालता हूं एक बार, ठीक है ना? तो सम निकाल के देखते हैं एक बार सम कितना आएगा। देखो ध्यान से, नीचे एलसीएम 52c3 आएगा, कोई दिक्कत? ऊपर देखो कितना है 48c3 प्लस 4c1 कितना होता है 4 इंटू 48c3 प्लस 4c2 6 इंटू 48c3 प्लस ये आ गया 4c3। इसको ऐड कर लेना, इसकी वैल्यू सेम आएगी, तो इसका सम आएगा 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तुम जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, उसका सम हमेशा कितना आता है 1, ठीक है ना? तो यहां से एक बात लिख लेना, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए। तो यहां पर एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, द सम ऑफ probabilities of any probability distribution of any probability distribution of a random variable is equal to 1, is always equal to 1, always equal to 1, ठीक है ना? इक्वल टू 1, समझ में आ गया ना? तो यानी कि समेशन पी आई इक्वल टू कितना होता है 1। इस बात का ध्यान रखना तुम, राइट है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, भाई फंडा समझ में आ जाए तो सारा, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखना, लिखो एक क्वेश्चन। ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए रैंडम वेरिएबल x has the following probability distribution, the following probability distribution, following probability distribution, ओके? समझ में आ गया ना? अब देखो क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स बना देते, बना लो इंडेक्स। ये है x रैंडम वेरिएबल और ये क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, समझ में आ गया? देखो 0 इसकी प्रोबेबिलिटी 0, रैंडम वेरिएबल 1 तो उसकी प्रोबेबिलिटी k, रैंडम वेरिएबल 2 तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2k, रैंडम वेरिएबल 3 इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी 2k, रैंडम वेरिएबल 4 प्रोबेबिलिटी कितनी 3k, रैंडम वेरिएबल 5 प्रोबेबिलिटी कितनी k², रैंडम वेरिएबल कितना 6 प्रोबेबिलिटी कितना 2k², रैंडम वेरिएबल 7 तो प्रोबेबिलिटी 7k² प्लस ऑफ k, राइट है कि नहीं? डिटरमाइन, अब क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन px is less than 3, px is less than 3 मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ना रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 की चाहिए। तो यानी कि ये बाकी सब क्या, ये 3 के इक्वल और ये 3 से ग्रेटर, तो px मतलब px प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन 3, तो लेस देन 3 ओनली ये वाला केस है, ये नहीं है। तो पहले k की वैल्यू निकाल लो मैं, विदाउट फाइंडिंग k की वैल्यू हाउ कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना?
तो मुझे एक बात तो पता है फंडा कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है ना वो कितना होता है 1 होता है और प्रोबेबिलिटीज कितने हैं ये इन सब का सम कितना है 1। तो लगा दो फंडा k + 2k + 3k k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k इक्वल टू कितना 1। इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखो ध्यान से k² + 2k² + 7k² कितना हो गया 10k²। राइट है कि नहीं। नेक्स्ट k + 2k + 2k कितना आ गया 5k 8k + k कितना आ गया 9k। ठीक है ना -1 इक्वल टू 0 ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू निकाल दो 10k² + 10k -k -1 इक्वल टू 0। ठीक है ना तो 10 के ले लो कॉमन 10k + 1 -1 इंटू k + 1 इक्वल टू 0 ये k + 1 आएगा ना 10 की कॉमन। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी k की वैल्यू लिखता है 1/10 और k इक्वल टू -1। अब आंसर क्या आएगा देखो k इक्वल टू -1 लोगे तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी नेगेटिव और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है कभी 0 और 1 के बीच में रहती है तो ये तो कट गया। ठीक है ना ये आंसर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होगा k की वैल्यू 1/10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है कितना <3 चाहिए। तो पूछा क्या है x <3 कितना है 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रैंडम वेरिएबल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रैंडम वेरिएबल 1 + 2 यही तो बनता है इसके लिए 0 के बने इसके लिए k मींस 1/2 1/10 2 मींस 2/k सॉरी 2k तो मतलब 2/10 कितना आ गया आंसर 3/10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम समझ में आ गया होगा। ठीक है ना कोई दिक्कत ओके। तो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है जेई मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ओके तो नेक्स्ट लिखो मीन एंड वेरिएबल। देखो स्टैटिस्टिक्स का फंडा चलते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्टैटिक का फंडा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके पहली बात करते हैं अपन तो पहले प्रोबेबिलिटी तो बाद में पहले करते हैं मीन एंड वेरिएशन की बात। मीन एंड वेरिएंस ये जरूरी चीज है। ओके मीन एंड वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले बात ये मीन एंड वेरिएंस क्या होता है। तो पहली बात करते हैं कुछ बातें तुम्हें पता होगा रिजल्ट लिखा हूं मैं सीधा पहले कर लेता हूं मीन का रिजल्ट तुम जानते हो इसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं x बार से क्या लिखते हो समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय टोटल प्रोवाइड द ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है ना ये सबको आता है कि नहीं मीन निकालना सबको आता होगा। लेकिन अगर मीन ये तो क्या है ऑब्जर्वेशंस की उनके स्टडी के बारे में रिजल्ट गिवन है हर एक ऑब्जर्वेशन का अलग अलग तब तुम निकाल सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि जैसे क्लास है एक क्लास में 10 मार्क्स 15 स्टूडेंट के है 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट के 25 मार्क्स 3 स्टूडेंट के तो 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट के 3 स्टूडेंट तो 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी 3 राइट 20 स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी 5 10 स्टूडेंट की 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी 10। ठीक है ना ये फंडा क्या है फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन तो एक्स बार कैसे निकालते हो 10th क्लास में सबने पढ़ रखा है समेशन ऑफ xi fi क्या फ्रीक्वेंसी fi इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi सबने पढ़ रखा है। ठीक है ना कोई दिक्कत होगी फटाफट देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की राइट है कि नहीं ये होगी किसकी मीन की। अब देखो वेरिएंस के लिए अपन को स्टडी करनी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नेक्स्ट लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूले लिखते जाना ठीक है ना जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्या लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड
डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब समझ में आ गया, डेविएशन मतलब कितना डिफरेंस एक तरह से, लेकिन एक मीन के रेस्पेक्ट में। तुम्हारा जैसे ये एक मीन है, ये मीन है, ये देखो नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा यहां पर आया मीन, ओके। ऑब्जर्वेशन देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, 7 है, जो भी है, ओके। अब तुम्हें क्या निकालना है? डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का मीन के रेस्पेक्ट में कितना डेविएशन है। तो एक तो ये डेविएशन, सबका सम, सॉरी, एक ये डेविएशन है, एक इतना डेविएशन ये है, समझ में आया? सर ये डेविएशन कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, सही है क्या? और ये डेविएशन कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे क्या? डेविएशन तो इधर भी। तो आइए तुम समझ में आ रहा हो डेविएशन का मतलब क्या होता है। डेविएशन का मतलब मीन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशंस में कितना डिफरेंस है और उन सबका टोटल सम, ठीक है ना। तो पहले लिख लेना किसकी बात कर रहा हूं मैं? डेविएशन की, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है कि समेशन xi माइनस x बार, समझ में आया ना। डेविएशन मतलब xi माइनस x बार, हर एक पर्टिकुलर जैसे x1 और x1 कितना डिफरेंस है, तो ये टोटल का x2 माइनस प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x1, ऐसे ये केस, ठीक है ना। इन सब का टोटल का सम डिवाइड बाई n। लेकिन एक खास बात बोलूं, ये नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, मीन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ओनली कैसी वैल्यू लूंगा मैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का तो स्क्वायर कर दो, मॉडुलस भी पॉजिटिव देगा, लेकिन स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दो ना, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया सिग्मा से। सिग्मा गिवन ऑलवेज गिव्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो मैं, वो देगा तुम्हें वेरिएंस, राइट है कि नहीं? वो क्या देगा तुम्हें? वेरिएंस, राइट है कि नहीं? तो नेक्स्ट लिखना वेरिएंस। वेरिएंस, 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 वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना आएगा? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? थोड़ा इसको थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में डेफिनेशन लिखता हूं मैं, ये थोड़ा पुराना हो गया, अपन थोड़ा इतना कुछ लंबा कुछ करेंगे तो दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं? इनका बार बार सम निकालना बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो मैं इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिखता हूं। सिग्मा स्क्वायर, देखो ध्यान से कैसे करूंगा? समेशन इसका स्क्वायर खोलो, xi स्क्वायर माइनस 2xi इंटू x बार, इसको ना ऐसे लिख लो, कैपिटल लिख लेना सबको, माइनस 2, अरे यार xi स्क्वायर, xi इंटू x बार प्लस x बार का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल N। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। आई होप तुम्हें इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट देखो, थोड़ी सी बात ना देखो, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, नजर बोर्ड पर रखो, देखो ध्यान से, समेशन किसके लिए लगा है? xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n, अलग अलग पार्ट में कर दो, माइनस x बार तो कांस्टेंट है, राइट है कि नहीं? x बार क्या है? कांस्टेंट, xi डिवाइड बाई कैपिटल N, ओके, प्लस x बार का स्क्वायर समेशन, ये कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई n। कोई दिक्कत? तो ये फंडा तो कितना आ गया? इनको 1 को n टाइम ऐड करूंगा तो कितना आएगा? n आएगा। तो ये ऑल ओवर कितना हो गया? 1, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? ये ऑल ओवर कितना हो गया? 1। अब ध्यान से देखो, ये कितना है? ये वाला फंडा, अच्छा ये 2 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये वाला फंडा कितना? देखो xi डिवाइड बाई n, मीन हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितना हो गया? मीन। तो यहां से आ गया सिग्मा स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 2, ये भी x बार इंटू x बार, तो x बार का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस कितना आ गया?
समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फंडा आ गया क्या? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। ये किसका फॉर्मूला है? वेरिएंस का। तो ये तुम ध्यान रखो, वेरिएंस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो पहले देखो तुम क्वेश्चन ट्राई करना, पहले वेरिएंस निकालने का। ओके, वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, क्योंकि स्क्वायर रूट करना है किसका? वेरिएंस का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। देखो ये जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी केस में नहीं पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी केस में ओनली तुमने मीन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फ्रीक्वेंसी केस में कैसे स्टडी करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी केस में कैसे स्टडी करूंगा मैं, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस व्हेन फ्रीक्वेंसी गिवन। समझ में आया ना? फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कैसे करता हूं मैं। ओके, बात करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। तुमने क्या लिखा इसका फॉर्मूला? तुमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एन। इज दैट क्लियर? ये फंडा लिखा के। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन तो क्या करूंगा मैं? यहां देखो ये कैसे आएगा? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यही आएगा क्या? एन किसके इक्वल? समेशन ऑफ एफ आई। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सिंपल। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। वेरिएंस का फॉर्मूला तो ये रहा, रेडी? तो ये क्या? सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, यही फॉर्मूला देखे। यहां कैसे लिखूंगा? यहां तो बिल्कुल इजी दिख रहा है। कैसे लिखूंगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। कहानी खत्म, रेडी? और एक्स बार निकाला तो मैं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, और चाहो तो एक्स बार देखो, एक्स बार का स्क्वायर एक्स बार निकाल दो, एक बार निकाल के रख दो। दूसरा, और एक्स बार तुम जानते हो कैसे होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है एफ एक्स बार, ये स्क्वायर कर लेना, एक्स आई का स्क्वायर, नॉट एक्स बार का स्क्वायर। ये क्या आ गया? वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। ये वेरिएंस का फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं किसकी बात में? प्रोबेबिलिटी के केस में, राइट है कि नहीं? किस केस में बात करता हूं मैं? प्रोबेबिलिटी के केस में, राइट है कि नहीं? ये तुमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस मीन पढ़ा है ना, ये जनरल स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले पढ़े हैं, तुमने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, पढ़ रखे हैं 10th क्लास में, पढ़ रखे हैं। ओके, नेक्स्ट बात कैसे करते हैं अपन? अब इसको प्रोबेबिलिटी केस में कैसे स्टडी कर रहा हूं मैं? देखो प्रोबेबिलिटी केस में स्टडी करने का मतलब है इसमें जो प्रोबेबिलिटी डालना है, तुम जो फ्रीक्वेंसी लिख रहा है ना, फ्रीक्वेंसी काम कौन करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये क्या होगा? वेरिएबल। ये वेरिएबल ही तो एक्स है। अब एक्स आई कितने बार आया? जैसे 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के? 10 स्टूडेंट के, ठीक है ना। तो 10 स्टूडेंट के 20 मार्क्स, यानी कि 10 क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। कितने ऑब्जर्वेशन कितना था? 20, ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो एफ आई फ्रीक्वेंसी था, लेकिन मैं बोल दो चांस, कितने स्टूडेंट के चांस हैं कि 20 मार्क्स आएंगे, तो तुम बोलोगे 10। तो चांस एक तरह से फ्रीक्वेंसी काम कर सकता है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर एफ आई की मैं क्या डाल दूंगा? प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो अब स्टडी करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं एक बार। इंपोर्टेंट रिजल्ट डाल के डाल दूं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस in probability by use of probability
प्रोबेबिलिटी का यूज करके कैसे स्टडी करूंगा मैं, ओके, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की केस में। समझ में आई बात? तो देखो प्रोबेबिलिटी का यूज करके कैसे करूंगा, तो तुम्हारा जो एफआई का काम कर रहा है ना, वो कौन कौन करेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो बहुत इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलोगे इसको, एक्स बार क्या था मीन, देखो मीन था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, यही था क्या। लेकिन एफ आई का काम कौन करेगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी राइट अगेन। तो यहां से आ गया समेशन एक्स बार, समेशन पी आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई। बट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, the sum of all probabilities of random variable will be equal to 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मैंने लिखा है था नोट। तो यहां से मीन कितना आ गया, मीन आ गया समेशन पी आई इंटू एक्स आई, ये आ गया मीन। ये मीन कब है, जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केस में निकाल लो। लेकिन ये मीन अलग है, ये मीन क्या है, ये मीन है जब तुम्हें ऑब्जर्वेशन के बनो, उनकी फ्रीक्वेंसी के बनो, प्रोबेबिलिटी का केस नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी केस में कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। इज दैट क्लियर नॉट। अब बात किसकी करते हैं, अब बात हम रैंडम वेरिएबल सॉरी मीन और डेविएशन की बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की बात। तो इसको मैं रफ कर दूं, इसको ध्यान रखो बस, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन यहां क्या आ जाएगा, पी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई, तो ये कितना 1। ऐसे ही यहां पर देखो पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई पी आई, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से उसको मैं रफ कर रहा हूं, फॉर्मूला ध्यान रखना, हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहां। तो पहली बात, नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट क्या लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ समेशन, यहां क्या आ जाएगा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई क्या है, रैंडम वेरिएबल, यहां लिख लेना, यहां एक्स आई इस केस में क्या है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। अच्छा क्वेश्चन कैसे करोगे इसका, देखो पहले एक्स बार निकालोगे, और एक्स बार का फॉर्मूला तुम्हें पता है, समेशन पी आई इंटू एक्स आई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केस में यही तो था, ठीक है ना। पहले ये भी निकाल लोगे, ओके, डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई, एंड समेशन ऑफ पी आई कितना होता है 1। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट बात किसी करते हैं, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा स्क्वायर। तो ये फंडा, इसका फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई कितना 1 माइनस समेशन ऑफ, अच्छा चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लिख दो, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और या फिर ऐसे लिख दो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक ही बात है, दोनों ही फॉर्मूले एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो ये बात होगी किसकी, रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ स्टैटिक्स इन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आइए तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अभी देखो, अभी तो कहानी खत्म नहीं, अभी बर्नौली ट्रायल्स का भी यूज करूंगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फंडा होता है। अब लिखो इसके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से, ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, distribution law, okay, then variance of the distribution, then
then variance of this distribution, then variance of this distribution is, ठीक है ना। अच्छा पहले इसके लिए ये लिख लो x px इक्वल टू x, ठीक है ना। 2 इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3, 3 प्रोबेबिलिटी 0.4, 4 समझ में आना। ये है रैंडम वेरिएबल, ये उनकी प्रोबेबिलिटी, राइट है कि नहीं। पहले इंडेक्स बना लो, ओके। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो इसका ऑप्शन क्या पूछा है, वेरिएंस। वेरिएंस का आंसर क्या है, ए ऑप्शन 0.6, बी ऑप्शन 0.7, सी ऑप्शन 0.77। हाँ भाई इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लेता है, ठीक है ना। तो तुम जानते हो वेरिएंस का फंडा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर होता है कि समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना। यही फंडा होता है क्या। तो पहले निकालो एक्स बार, एक्स बार कितना आएगा, एक्स बार निकालना जरूरी है। तो एक्स बार तुम्हारे पास कितना होगा, एक्स बार तुम्हें पता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यही फंडा होता है समेशन पी आई इंटू एक्स आई। पी आई कितना, तो देखो ध्यान से, ये आएगा 0.3 इंटू 2.6 प्लस 0.4 इंटू 3, 0.4 इंटू 3 प्लस 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 4, ये आ गया तुम्हारे पास एक्स बार। तो एक्स बार कितना आ गया 0.6 प्लस 1.2 प्लस 2.0, कितना आ गया 1.8 प्लस 2.0, तो आंसर आ गया 3.8। दिस इज, ये फंडा क्या आ गया, सही है ना। ये अरे ये 0.3 के बना यार, दिस इज 0.3, तो यहां कर लेना 0.3, तो ये आ गया 1.2, 1.2, तो 1.2 1.2.4 प्लस 2.6 3.0, एक्स बार आ गया क्या, यानी कि मीन आ गया। अब बात करते हैं किसकी, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर का फंडा ये रहा, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो पी आई कितना 0.3 इंटू एक्स आई का स्क्वायर मतलब इंटू 4 प्लस नेक्स्ट 0.4 इंटू 9, ठीक है ना। नेक्स्ट 0.3 इंटू 16 माइनस, अब माइनस एक्स आई का एक्स बार कितना आ गया 3 माइनस 9, समझ में आ गया। अब सॉल्व कर दो, 1.2 प्लस 3.6 प्लस 4.8, ठीक है ना, माइनस 9, तो ये कितना होगा 1.2 प्लस 4.8 6 हो गया, 6 प्लस 3.6 9.6 माइनस 9, तो आंसर आ गया 0.6 और 0.6 क्या है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, पूछा क्या था वेरिएंस, तो आंसर इज ए, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया। वो स्टेप बाय स्टेप का ध्यान रखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, बाकी क्वेश्चन बहुत समझ में, कंसेप्ट बहुत इजी है, बस फंडा सिर्फ है इसका डर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक का ज्यादा रहता है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, लेकिन बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना, यहाँ पर बर्नौली है बाइनोमियल, तो नेक्स्ट लिखना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सिंपल है, तुमने जैसे बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, और डिस्ट्रीब्यूशन तुम देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंडा समझ में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का केस तो हो ही चुका है। तो इसमें देखो पहली बात करते हैं मीन ऑफ, पहले क्या था क्वेश्चन लिखते जो मीन ऑफ बीपीडी मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फंडा क्या होता है, मीन की बात कर रहा हूं, n इंटू पी,
ये क्या होता है? मीन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं वेरियंस ऑफ बीपीडी। बीपीडी मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितना होगा? n इंटू पी इंटू क्यू। अच्छा NP/Q तो सब पता है ना तुम्हें। n मतलब ट्रायल, n मतलब बाइनोमियल ट्रायल्स, तुम्हें पता है ना बाइनोमियल ट्रायल्स। ऑलरेडी तुम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q मींस and q means probability of failure, q means probability of failure, probability of failure। अच्छा एक खास बात और जानते हो कि p plus q always equal to 1। अच्छा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि in each trial the probability of success always remains same and ठीक है ना, तो फेलियर की भी सेम रहेगी। ओके अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अब इसके लिए क्वेश्चन करते हैं अपन। ये तुम ध्यान रखो, ये फॉर्मूले काम चल जाएगा तुम्हारा, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? अच्छा मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालना आता है तो मैं मीन निकाल सकते हो? अरे मीन निकालना कोई दिक्कत है। मीन क्या है? समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई है क्या? तो यहां पर बर्नौली प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ो, बाइनोमियल बर्नौली एक ही बात है। यहां पर कैसे निकालूंगा? देखो पी आई कितना होता है? एन सी पी आर लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तुम क्या पढ़ते हो? आर के केस में पढ़ते हो एनसीआर पी रेस टू पावर आर, एंड पी आर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट आर टाइम्स इनटू क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ओके, और एक्स आर मतलब कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना, आर फ्रॉम 1 to 0 to n या फिर 1 to जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। इसको वाले मत देखो, ये क्या आ गया? मीन आ गया। कोई दिक्कत होगी? ये तुम्हारा मीन आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? तो ये तुम्हें समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसको, रटेगा नहीं? तो मीन ये आ गया, और क्या क्या चाहिए था? नेक्स्ट लिखो मीन। ये एक्चुअल आता कितना है? n इंटू पी आता है फाइनली, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन लिखना द मीन and variation of a random variable x having binomial distribution, four and two respectively, 4 and 2 respectively, ठीक है ना, समझ में आ गई ना? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन सक्सेस, मतलब x इक्वल टू मतलब रैंडम वेरिएबल कितनी बार? x इक्वल टू 1 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ए ऑप्शन 1/4, b 1/32, c 1/16, d 1/8, विच इज करेक्ट। ट्राई करो एक बार, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो, गिवन क्या गया? मीन एंड वेरिएंस। तो मीन के बारे में तुम जानते हो। अच्छा मीन गिवन है, वेरिएंस कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर एनपीक्यू होता है क्या? तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दोगे, एसडी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एनपीक्यू, यही आएगा क्या? तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो यहां से देखो एनपी कितना गिवन है? एनपी इज इक्वल टू 4 गिवन है क्या? एनपीक्यू कितना गिवन है? 2। बट देखो यहां पर you have 2 equations but there are 3 variables, so how can you find the value of 3 variables? You need 3 equations, but one equation you already know. What equation is p plus q equal to कितना 1? okay, because binomial distribution. so first of all देखो इसका इसमें डिवाइड कर दो, तो npq डिवाइड बाय np, बोलो कितना आ गया? 2/4। तो q कितना आ गया? q is equal to 1/2।
तो P कितना आ गया, PV इक्वल टू 1/2, P 1/2 आ गया। अब यहां से n निकाल दो, यहां से निकाल दो, n इंटू P कितना 1/2 इक्वल टू 4, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए 8। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो चुका है फिनिश, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन सक्सेस। तो कितना ट्रायल्स कितने 8C1, मतलब n ट्रायल्स 8 ट्रायल्स 1 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 रेज टू पावर 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2, 8 - 1। ओके, ठीक है ना। सो द आंसर विल बी 8C1। nC1 कितना होता है n, तो 8C1 कितना हो गया 8। दिस इज 1/2 रेज टू पावर 8। ओके, ध्यान से इसको मैं लिखूं 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 8, तो आंसर कितना होगा 1/2 रेज टू पावर 5 मींस 1/32। सो आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2013, सॉरी जेईई मेन, हाँ जेईई मेन 2013 मेन। बोलो फ्री का क्वेश्चन था कि नहीं? ओके, फ्री का क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, लिखो अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस। क्वेश्चन लिखना डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल distribution is 1, ठीक है ना। डिफरेंस के बारे में मीन और वेरिएंस का। एंड अब देखो आगे क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 11 और उनके स्क्वायर के बीच डिफरेंस कितना है 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू सक्सेस। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 सक्सेस, ठीक है ना। तो पहले तो मैं क्या निकालेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। तो क्वेश्चन देखो, मीन और वेरिएंस का डिफरेंस क्या है, मतलब मीन क्या होता है एनपी ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है ना, और माइनस एनपीक्यू कितना गिवन है 1, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर के बीच डिफरेंस कितना गिवन है 11, मतलब एनपी स्क्वायर माइनस एनपीक्यू स्क्वायर। ट्राई करो क्वेश्चन को पहले तुम, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन को इजीली तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना तुम इजीली कर सकते हो, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से इसको थोड़ा सोल्व करता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एनपी माइनस एनपीक्यू इंटू एनपी प्लस एनपीक्यू, बोलो कितना आया 11, बट द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, सो फ्रॉम हियर फंडा विल बिकम एनपी प्लस एनपीक्यू, बोलो कितना, तुमने सॉरी तुम्हारा है 11, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा ये काम करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, पार्ट कट जाएगा क्या, तो 1 + 2 से फंडा क्या आ गया 2 इंटू एनपी कितना आ गया 12 आ गया, 1 + 11 कितना 6, तो एनपी कितना आ गया, एनपी आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया 6, एनपी मतलब मीन आ गया, ये क्या आ गया मीन, ठीक है ना। नेक्स्ट वेरिएंस निकाल सकते हो, वेरिएंस कहां से निकालो, यहां से, तो यहां से देखो 6 + एनपीक्यू, बोलो कितना 11,
बट फ्रॉम हियर ये कितना आ गया NPQ कितना आ गया 5, ये आ गया वेरिएंस। ओके अब निकाल सकते हो, इसमें इसका डिवाइड कर दो तो NPQ डिवाइड बाई NP बोलो कितना 5/6 आ गया क्या? तो Q कितना आ गया? Q इक्वल टू 1/6 सॉरी 5/6, ठीक है ना। ओके Q इज 5/6 और Q 5/6 है तो P कितना आएगा 1/6 बिकॉज फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी P प्लस Q ऑलवेज 1 इन ईच ट्रायल। ओके नाउ यू हैव P so N into P मतलब 1/6 equal to 6, so number of trials equal to 36. Now you can easily solve the question getting exactly 2 success मतलब P equal to probability of X equal to 2, probability of X equal to 2. Okay, probability of X equal to 2, probability of X equal to 2 बोलो कितना NC2 36C2, ठीक है ना 1/6 P raised to power 2 into 5/6 raised to power कितना 34। ओके समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक क्वेश्चन और है लास्ट क्वेश्चन और आफ्टर दिस प्रोबेबिलिटी विल फिनिश एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री। ओके सो गेट रेडी फॉर ट्रिगोनोमेट्री। लिखो ए बॉक्स कंटेन्स a box contains 15 green and 10 yellow balls 10 yellow balls. If 10 balls are randomly drawn if 10 balls are randomly drawn, ठीक है ना 1 by 1 with replacement ठीक है ना, then variance of the number of green balls drawn is ठीक है ना, कोई दिक्कत? ए ऑप्शन 6/25, बी 12/5, सी 6, डी 4 2017 मैन, ठीक है ना 2017 मैन। ओके समझ में आया ना बात। ए बॉक्स कंटेन 15 ग्रेन 10 येलो बॉल्स, 10 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉड। कितनी बॉल निकाली? 10 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। एक निकाला वापस डाल दिया, एक निकाला वापस डाल दिया। इसका मतलब एक बात बताओ, तुम 15 ग्रीन बॉल में से सुनना मेरी बात, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल और अनसक्सेस क्या हो गया? ड्रॉइंग अ येलो बॉल। अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है या नहीं, पता कैसे करोगे? हर एक ट्रायल में देखो, पहले ट्रायल में तुमने 1 बॉल निकाली तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 15 डिवाइड बाई कितना 25, ठीक है ना फर्स्ट ट्रायल में। सेकंड ट्रायल में अगेन 15/25 ही आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि बॉल तो वापस रिप्लेस कर दी ना बैग में, समझ में, बॉल तो वापस बैग में रिप्लेस कर दी तो अगेन ग्रीन बॉल कितनी 15 ही है, टोटल बॉल कितनी 25 ही, तो 15/25 समझ में आया ना। जैसे ग्रीन बॉल इसमें देखो क्या है 15 ग्रीन और 10 येलो बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? तुम बोलोगे 15/25 मींस 3/5, सो क्यू कितना आ गया 2/5। ओके पूछा कितना है? पूछा है वेरिएंस, तो NPQ ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 बॉल्स ड्रॉन, समझ में आया ना, एक नहीं 10, तो 10 इंटू P कितना? P बोलो 3/5 इंटू 3/5 रेज़ टू पावर 3/5, हाँ Q कितना? Q 2/5, समझ में आ गया कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखो 5 से काटा 2,
तो फंडा कितना आ गया 2 into 2, 2 into 3 6 into 2 12, 12/5। सो आंसर इज करेक्ट आंसर 12/5। बोलो ये क्वेश्चन पे मार्क्स कैसा था, फ्री का मार्क्स, ठीक है ना। जिसको इसका पता हो इजीली कर देगा, अदरवाइज ठीक है ना बैठे रहो। तो क्वेश्चन फंडा समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास एक हल्का सा डिफरेंस, छोटा सा हल्का सा 10 मिनट का टॉपिक रह गया, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, जिसमें अपन ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में। टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब जैसे कोर्ट में होता है ना कि जो बंदा झूठ बोल रहा होता है उसको सच कैसे बोलवाना, मतलब सच बोलने की मशीन जो भी है, जो भी तुम देख लो, तुम जैसे दो बंदे खड़े हो कि हाँ भाई एक सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, टेस्टिमनी उसी में आता है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 10 मिनट का टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ तक फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं छूटा, टेस्टिमनी भी छूटा नहीं है, तुम्हारा हो चुका है। उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना और कुछ नहीं, क्वेश्चन कराना है मुझे, 2-4 क्वेश्चन कराना, फिनिश कर देंगे। ओके, तो आइए तुम्हें समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। और इस नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा को भी हम फिनिश यहीं पे करते हैं। 2 टॉपिक अलजेब्रा के बाकी हैं, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम भी कराना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर मुझे कराना है। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम कराना है और एक कराना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं तभी समझ में आ गया जब तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आती होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक 2 टाइप से होता है, एक तो होता है बिल्कुल इजी x प्लस आइटा वाई मॉडुलस ये, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो तो बिल्कुल सिंपल बेसिक डेफिनेशन होती है। ओके, आर्गन प्लेन में तुम चलोगे तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके लिए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, कॉन्वेक्शन, सारा फंडा आना चाहिए, सारे फंडे उसमें ऐड होते हैं। ओके, उसमें भी तुमने डी मोविल थ्योरम, ईलर थ्योरम, सारे फंडे पढ़ोगे। ओके, तो ये अपन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो अलजेब्रा को भी यहीं पर स्टॉप कर दे। ओके, लेकिन स्टार्ट कर दे ट्रिगोनोमेट्री, 4 टॉपिक कंप्लीट पूरा फिनिश करने के बाद ही कुछ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।